हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जो मेन फोकस रहेगा हमारा दैट इज़ ऑन द बेसिस। तो क्लासिफिकेशन करेंगे बेसिस की, जैसे हमने एसिड्स की करी थी। तो सबसे पहले तो वाटर के अंदर कितने सॉल्युबल हैं कितने नहीं हैं उसके बेसिस पे हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट कैटेगरी आ जाएगी। तो ऐसे बेसिस जो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली। तो सारे के सारे बेसिस एल्कली तो नहीं होते, पर सारे एल्कली बेसिस होते हैं। ठीक है, मैं अगर ये बेस बना रही हूँ ना, एक वेन डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं, तो इसकी एक फॉर्म होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, एल्कली बोलेंगे। तो सारे के सारे एल्कली बेसिस तो होते हैं, पर सारे बेस एल्कली नहीं होते। एल्कली क्या होते हैं? ऐसे बेस जो किसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। और जो जितने भी बेसिस हैं दे आर नॉट एल्कली बट ऑल एल्कलीज आर बेसिस। तो ये हमने सॉल्युबिलिटी और इन वाटर के अंदर देख लिया कि बेसिस को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो दूसरी जो कैटेगरी बनती है वो स्ट्रेंथ के बेसिस पे है। नाउ स्ट्रेंथ जो होती है उसके फॉर्म में अगर देखें तो कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस की जो पीएच आएगी यानी कि पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आएगा, वो लगभग कहाँ पे मिलेगा आपको, 11 12 13 14 इसके आसपास मिलेंगे। जबकि 8 9 10 ये सब आपको वीक बेस फॉर्म मिलेंगी। अब जो बेस होते हैं एल्कली होते हैं, इनके बीच में पहले तो डिफरेंस देख लो। बेस क्या होता है, एल्कली क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस देख लो। तो अभी देखा एल्कली ऐसे बेसिस जो किस में डिजॉल्व हो जाते हैं, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, उनको हमने एल्कली बोल दिया। और बेस जो होते हैं जनरली मे नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, सारे नहीं डिजॉल्व करेंगे वाटर के अंदर, जो डिजॉल्व कर जाएंगे उनको हमने एल्कली बोल दिया। सारे के सारे बेसिस एल्कली भी नहीं है, पर सारे के सारे एल्कली बेसिस हैं। जो बेस होता है ये न्यूट्रल कर सकता है एसिड को। जैसे मान लो ये एसिड है, ये मेरे पास बेस है, तो इसमें दो चीज़ें बन के आती हैं, एक तो नमक बन जाता है और दूसरा यहाँ पे वाटर बन के आता है। तो ये न्यूट्रलाइज कर सकता है एसिड को। जबकि एल्कली की बात करें तो ये हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं और साथ में प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखोगे बेसिस के तो बहुत सारे हैं। जिंक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, उसके अलावा कॉपर ऑक्साइड है। वैसे एल्कली के एग्जाम्पल देखें तो एल्कली वाली सीरीज़ कौन सी थी, वो थी लीना की रूबीना के साथ फ्रेंडशिप वाली। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। तो ये सब क्या थे, एल्कली थे। हाइड्रोक्साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाटर डिसॉल्व हो जा रहे हैं वाटर के अंदर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेसिस की अगर लिस्ट देखोगे आप तो कुछ इस तरह से दिखेगी। स्ट्रॉन्ग वाले हैं, यहाँ पे वीक वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये पूरे हैं वो लीना की रूबीना के साथ फ्रेंडशिप, याद है ना ये ट्रिक, तो उसमें हमने देख लिया था। तो ये सब आ जाएंगे। ये कैसे हैं, ये वाटर सॉल्युबल हैं। और ये कैसे बनते हैं, साथ में स्ट्रॉन्ग बेस बनते हैं। मतलब इनकी पीएच कहाँ पे मिलेगी आपको, 12 13 14, मतलब हाई मिलेगी पीएच। और वीक एसिड्स की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ गया, बहुत सारे हैं। वाटर भी इवन बेस कंसीडर कर लिया जाता है, क्योंकि जो 7 पीएच है ना वो कौन से वाले पानी की है, वो डिस्टिल्ड वाले पानी की है, डिस्टिल्ड वाटर। और जो एसिड रेन होता है उसमें वाटर की पीएच कितनी आ जाती है, 5 से 6.5 तक। ठीक है, तो वाटर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग, वो आपका बेस की तरह भी एक्ट कर लेता है और एसिड की तरह भी एक्ट कर लेता है। उसके बाद एसिड की अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो सबसे पहले तो एक्शन विद इंडिकेटर, इंडिकेटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो याद करो, फर्स्ट मैंने आपको बताया था BRB, यानी कि जो बेस होगा वो रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर देगा। तो मतलब अगर मेरे पास ये कोई कंटेनर था, मुझे नहीं पता इसके अंदर की क्या डला हुआ है, बेस डला है कि एसिड डला हुआ है, पर हमने क्या किया, यहाँ पे एक रेड कलर की डाल दी लिटमस और दूसरी डाल दी ब्लू कलर की लिटमस। तो ब्लू पे तो कोई रिएक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो ब्लू ही देना था इसने। तो रेड कलर पे हमें कौन सा कलर दिखाई देता है, ब्लू कलर दिखाई देता है, अगर अंदर आपके क्या था, यहाँ पे बेस प्रेजेंट था। तो BRB से याद रखोगे, बेस रेड ब्लू। मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन होती है, तो जब भी मेटल के साथ बेस रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट बना देता है और साथ में एक गैस रिलीज होती है, दैट इज़ हाइड्रोजन गैस। जैसे कि यहाँ पे जिंक लिया है और इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक तो जिंक क्लोराइड बना और साथ में क्या निकल रही है, गैस निकल रही है, नेम्ड एज द हाइड्रोजन। उसके अलावा मेटल कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। जैसे ये देखो, मेटल कार्बोनेट हो गए, मेटल बाइकार्बोनेट हो गए, तो वहाँ पे भी क्या बना देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। गैस कौन सी निकल सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकती है, इवन वाटर भी यहाँ पे निकल सकता है।
तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिस की रहती हैं। इंडिकेटर के साथ पहला हमने देख लिया लिटमस के बेसिस पे, यानी कि जो रेड कलर की लिटमस थी उस पर कैसा कलर दिखाई देगा, ब्लू कलर दिखाई देगा अगर हमारे कंटेनर में क्या चीज़ प्रेजेंट थी, बेस प्रेजेंट था। वैसे मेटल्स के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो वो बनाते हैं ऑक्सी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये एल्यूमिनियम है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। वैसे मेटल कार्बोनेट के साथ देखा तो हाइड्रोजन वाटर भी निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है, और साथ में सोडियम क्लोराइड सॉल्ट भी बन के आ रहा है। अगर बेसिस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये देखो, जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे सॉल्ट बन जाता है और साथ में वाटर निकल जाता है। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि एसिड ने बेस का और बेस ने एसिड का जो रिएक्शन था उसको क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। यहाँ पे जितने भी ऑल एसिड एंड बेसिस एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि हाइड्रोजन आयन बनाया था ना एसिड्स ने, वैसे ही बेसिस ने क्या बनाया था, हाइड्रोक्साइड आयन बनाया था। और इसी की हेल्प से ये जो आयंस का डिसोसिएशन होता है, टूटना होता है, इसी की हेल्प से क्या होता है, हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस करवा पाते हैं। सॉल्ट की बात कर लें तो सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना। जब हमने क्या किया, एसिड लिया और एसिड में बेस ऐड कर दिया तो हमारे पास दो चीज़ें बनी थी, एक तो बना था अपने पास सॉल्ट बन के आया और दूसरा हमारे पास यहाँ पे वाटर निकला था। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। अब जो सॉल्ट हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अब इसमें कुछ शर्तें होंगी, शर्तें क्या क्या हैं, जैसे वन बाय वन देखते हैं। एसिड सॉल्ट कब होगा, जब आपने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया पर उसको रिएक्ट करवाया वीक बेस के साथ। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है ना, तो जो सॉल्ट बन के आएगा वो सॉल्ट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग वाला होगा, प्लस वाटर तो निकलना ही है। बेसिक सॉल्ट कब होगा, जब आपने एसिड कैसा लिया, वीक एसिड लिया, तो डोमिनेटिंग कौन था यहाँ पे, बेस था, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया आपने। स्ट्रॉन्ग बेस जब लिया तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन के आएगा, स्ट्रॉन्ग जो आपका सॉल्ट रहेगा वो बेसिक सॉल्ट बन के आ जाएगा, प्लस वाटर तो निकलना ही है। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग ही एसिड लिया था और स्ट्रॉन्ग ही बेस लिया था, तो जो एसिड बन के सॉल्ट बन के आया उन दोनों का जो स्ट्रॉन्ग का इम्पैक्ट था वो एक दूसरे से न्यूट्रल हुआ और जो सॉल्ट है हमारे पास वो कैसा बन जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं सॉल्ट्स के अंदर। तो ये देखो, बेसिक सॉल्ट कब बनता है, जब आप स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करवाते हो वीक एसिड के साथ। न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है, या तो हम सिर्फ वीक एसिड और वीक बेस ले लें या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, तो इनके जो इफेक्ट हैं वो एक दूसरे से कटते रहेंगे और ये कैसे सॉल्ट बनाएंगे, दोनों न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल कर देते हैं। अब ये पीएच क्या चीज़ है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो बार बार हमने एक लंबी सी 0 से लेके 14 तक एक स्केल बनाई, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पीएच स्केल बोलते हैं उसको। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसको हम माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें सॉल्व तो नहीं करना, पर हाँ जी हमें ये पता होना चाहिए कि 0 से लेके 14 तक इसके ऊपर आपको वैल्यूज़ मिलेंगी और जो पीएच 0 से लेके 7 तक की रहेगी वो कैसी रहेगी, वो रहेगी एसिडिक इन नेचर, और 7 से लेके 14 तक होगी बेस, और 7 नंबर को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रल बोलते हैं। डाइल्यूशन के जब डाइल्यूशन करोगे आप तो उस फॉर्म में क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल्स की हेल्प से इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये थी हमारे पास पीएच स्केल, ठीक है, यहाँ पे 0 था, यहाँ 7 था, यहाँ पे 14 था। मान लो मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड था, अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर वाटर ऐड करना शुरू करूँगी। जैसे इसमें मैंने वाटर ऐड किया तो इसकी पीएच क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो यानी कि जब भी हम एसिड की डाइल्यूशन करते हैं तो वो किसकी तरफ जाता है, 7 नंबर की तरफ जाता है, तो हेंस यहाँ पे पीएच इंक्रीज करती चलती है। जबकि बेस के अंदर जब मैं क्या करूँगी, वाटर ऐड करूँगी तो उसकी जो पीएच है वो डिक्रीज करेगी। मान लो ये था स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आप पानी ऐड करते चले, पानी ऐड करने लगे हो तो वो भी न्यूट्रलिटी की तरफ चलना शुरू करेगा, 7 नंबर की तरफ चलना शुरू करेगा। तो जब आप बेस की न्यूट्रलाइजेशन करते हो या डाइल्यूशन करते हो तो उस केस में जो पीएच है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। वहीं पे अगर एसिड्स की आप क्या करते हो, डाइल्यूशन करते हो, तो उस केस में पीएच क्या करती है, इंक्रीज करती है। उसके बाद इंपॉर्टेंस देखते हैं पीएच की क्या क्या है। तो सबसे पहले तो रहेगा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो ब्लड की अगर देखोगे आपके पास तो 7.4 पीएच आ जाती है।
एसिड रेंज की अगर बात करें तो 5.6, इससे नीचे भी पीएच आपको देखने को मिल सकती है, तो उससे एक्वेटिक लाइफ के ऊपर भी काफ़ी खतरा देखने को मिल जाता है। एग्रीकल्चर में देखोगे तो प्लांट जो है वो भी स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच पे सर्वाइव करते हैं ताकि क्रॉप को प्रॉपर तरीके से ग्रो करवाएं। जैसे ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के अंदर जो भी क्रॉप आप पढ़ रहे होते हो, कॉटन होगी, वीट होगी, मेज़ होगी, जो मर्जी आप क्रॉप पढ़ें, तो उस केस में हम क्या देखते हैं, क्रॉप को उगाने के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो पीएच है वो भी बैलेंस होना चाहिए। पीएच में इंक्रीज आता है, जैसे एसिडिटी हो जाती है अगर सॉइल को, तो उसमें हमें बेसिक डालना पड़ता है ताकि जो इम्पैक्ट है वो न्यूट्रल हो जाए। डेयरीज़ के अंदर पीएच जो होती है 6.6 तक एडजस्ट करी जाती है, और अगर 6.6 से नीचे पहुंच जाती है तो फिर चीज़ें खट्टी होने लग जाती हैं। टूथ डीके कब होता है, जब माउथ की पीएच 5.5 से नीचे चली जाती है, तो दांतों के ऊपर इम्पैक्ट आने लगता है। इस पीएच के ऊपर जो कैल्शियम फॉस्फेट है, जो हमारा दांत है, Ca2PO4 वगैरह, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह हैं, ये टूथ एनेमल होता है, ये दांत है ना हमारा, टूथ के ऊपर क्या होती है, एक पतली सी ट्रांसपेरेंट सी लेयर और स्ट्रॉन्ग और हार्डेस्ट मटेरियल जिसको हम इनेमल बोलते हैं। और इनेमल का जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है उसकी कोरोजन होने लग जाती है एसिड के साथ, क्योंकि हमने पढ़ी थी एसिड की एक प्रॉपर्टी कि क्या है ये नेचर में, ये कोरोजिव है नेचर में। तो जब भी हम कोई शुगरी सब्सटेंस खाते हैं तो जो एसिड प्रोडक्शन है वो स्टिमुलेट कर देता है इनेमल की कोरोजन को। तो ये इंपॉर्टेंस हमने देख ली पीएच की। तो ये देखो, ये HCl, स्टमक, लेमन, विनेगर, वाइन, कॉफ़ी, इवन कॉफ़ी इज़ बेसिक इन नेचर, मिल्क, वाटर, ये वाटर तो न्यूट्रल आ गया ना। अब यहाँ तक सारे क्या थे, ये एसिड थे। फिर ब्लड 7.4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बेकिंग सोडा आ गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब भी हमें एसिडिटी होती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी दिया जाता है। ठीक है, इनो वगैरह तो आप पीते हो, तो और क्या बोलते हैं, और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह आ जाते हैं। सोप आ गया, अमोनिया आ गया, ब्लीच आ गई, ड्रेन क्लिनजर आ गए, ये सब क्या है, एल्कलीन है नेचर में। ये देखो 0 से 2 तक बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड, जिनकी पीएच 0 से 2 होती है। 2 से 4 वालों को हम मॉडरेटली एसिडिक बोल देते हैं, 4 से ज़्यादा वालों को वीक एसिड बोल देते हैं। 7 पे तो न्यूट्रलिटी आएगी, 7 से 10 तक हम वीक बेस बोल देते हैं, और 10 से 12 हम मॉडरेटली बेसिक बोल देते हैं, और मोर देन 12 आएगी जिसकी, उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोल देते हैं। नाउ इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।